हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राफेल एजुकेशन। तो स्पेक्ट्रम बुक के 26वें अध्याय को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको पता है हम एक सीरीज चलाए हुए हैं जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास के रिलेटेड जो बुक है स्पेक्ट्रम, उसके चैप्टर्स को हम यहाँ पर नरेट करते हैं। और आपका उद्देश्य होता है कि आप अपनी बुक ओपन करके रखें और जो पेज नंबर मैंने बताया है उनको आप ओपन रखें। तो अभी हम 26वां अध्याय स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका संवैधानिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास की बात की जाएगी। तो आपको ओपन करना है पेज नंबर 527। बुक का नाम है आपका स्पेक्ट्रम। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अध्याय की। तो सबसे पहले देखिए आप कि जब वर्ष 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1765 में इसकी व्यापारिक कंपनी से शासकीय निकाय में रूपांतरित होने से भारतीय शासन एवं राज व्यवस्था पर प्रभाव डाला। लेकिन कंपनी शासन के अधीन 1773 और 1858 के बीच और फिर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन व्यापक एवं पर्याप्त संवैधानिक तथा प्रशासनिक और न्यायिक परिवर्तनों का साक्षी रहा है। इन परिवर्तनों की प्रकृति और उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारधारा को पोषित करना था, लेकिन अनजाने में उन्होंने भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में आधुनिक राज्य के तत्वों का समावेश भी किया था। अब यदि हम बात करें 1773 से 1858 के बीच के संवैधानिक विकास की, तो आइए देखते हैं कि बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ, उसके बाद 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड सिख फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो अधिकार थे, दीवानी राजस्व जो रेवेन्यू वसूलने के अधिकार थे, वो प्राप्त कर लिए थे। इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया था। अवध का नवाब सुजाउद्दौला भी कंपनी का पेंशनर बन चुका था। कंपनी ने दो उप दीवान नियुक्त किए, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा शिताब राय। 1767 की बात की जाए तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप की पहली घटना 1767 में ही हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की 40 लाख पाउंड की विशाल वार्षिक आय में से 10% हिस्से की मांग की थी। 1765 से 72 के बीच का जो शासन काल है, प्रशासन की दोहरी प्रणाली अस्तित्व में आती है इसमें। तो इसके अनुसार कंपनी दीवानी थी तथा नवाब नाजिम अब कंपनी पर भूमि का सीमा शुल्क इत्यादि वसूलने की जिम्मेदारी भी थी। इस व्यवस्था में कंपनी के पास वास्तविक अधिकार तो थे, परंतु उसका कोई दायित्व नहीं था। जबकि इसके भारतीय प्रतिनिधि, जिसे उपदीवान कहते हैं, को सभी अधिकार थे, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। यह व्यवस्था 7 वर्षों तक जारी रही और इस अवधि की कुछ विशेषताएं रही हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप अपना पेज चेंज करेंगे। तो कुछ विशेषताएं ये थी कि कंपनी के कर्मचारियों के मध्य भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो उन्होंने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट जो बिजनेस है, उसके द्वारा बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया था। अत्यधिक भू राजस्व की वसूली की तथा किसानों का उत्पीड़न किया। कंपनी दिवालियपन की कगार पर थी, लेकिन उसके जो कर्मचारी थे वो मालामाल हो गए थे। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में कुछ कानून बनाने का निश्चय किया, जिसके फलस्वरूप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। उसके बाद पेट्स इंडिया एक्ट 1784 और आगे काफ़ी सारे कानून पास किए जाते हैं। अब यदि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात की जाए तो कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनको कहा गया कि वे अब से राजस्व से संबंधित सभी मामलों तथा दीवानी एवं शासन प्रशासन के संबंध में किए गए सभी प्रकार के कार्यों से सरकार को अवगत कराएंगे। यहाँ पर सरकार की बात ब्रिटिश सरकार की जा रही है। इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। अब 500 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों को संचालक चुनने का अधिकार दिया गया। तो इसमें जो कंपनी की शेयरिंग थी, शेयर होल्डिंग थी, उसमें 1000 पाउंड वालों को ये राइट दिया गया। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जिसे हम कहेंगे बाद में संचालक मंडल, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उनका कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया, लेकिन ध्यान रखना बाद में इसको कम कर दिया जाएगा। अभी 4 वर्ष कर दिया गया और प्रतिवर्ष उनमें से 1/4 सदस्य अपने हटेंगे और फिर से नए निर्वाचित होंगे। बंगाल में एक प्रशासन मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। ये पार्षद नागरिक तथा सैन्य प्रशासन से संबंधित थे। इस मंडल में, जिसे हम कहेंगे काउंसिल, तो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। इस अधिनियम द्वारा काउंसिल में वॉरेन हास्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लेवरिंग, मॉल्सन, बर्वेल व फिलिप फ्रांसिस को पार्षदों के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष था तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था। ध्यान रखिएगा कि इनका कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष था तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था और भावी नियुक्तियां कंपनी द्वारा की जानी थी।
तो आगे यदि बात की जाए बंगाल में जो गवर्नर है, तो गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया। पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, लेकिन अब जहाँ पे भी अंग्रेजी क्षेत्र है, ब्रिटिश रीजन है, उन सबको गवर्नर, बंगाल का गवर्नर को कहा गया। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी में सैनिक एवं सैनिक शासन का अधिकार दिया गया। कुछ विशेष मामलों में उसे बम्बई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों का भी अधीक्षण भी करना था। इस अधिनियम द्वारा बंगाल में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय, जिसे कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट, की स्थापना की गई। कंपनी के सभी कार्यकर्ता इसके न्याय क्षेत्र जुरिडिक्शन में कर दिए गए। इस न्यायालय को प्राथमिक तथा अपील के अधिकार की भी अनुमति थी। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिहाज एमपी को सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट चीफ जस्टिस यहाँ पे नियुक्त किया गया। उच्चतम न्यायालय में अंग्रेज एवं भारतीय सभी न्याय की गुहार कर सकते थे। यहाँ इंग्लैंड में प्रचलित न्यायिक विधियों के अनुसार न्याय की व्यवस्था थी। न्यायालय को यह भी अधिकार था कि वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले, कार्रवाई तथा शिकायत की सुनवाई कर सकता था। कानून बनाने का यदि अधिकार था तो वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को दे दिया गया, लेकिन इन कानून को लागू करने से पहले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से परमिशन लेना जरूरी था। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया। कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि कर दी गई तथा उन्हें कोई भी गिफ्ट या नजराना, घूस, भेंट लेने के लिए बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया। इस अधिनियम के सभी प्रावधान चेक एंड बैलेंस, जिसे कहेंगे हम परीक्षण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित थे। इसमें कुछ संशोधन भी किए गए जो 1781 में उन्होंने स्थान लिया। तो इसमें कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को क्लियरली परिभाषित किया गया। राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट न डाली जाएगी। कानून बनाते तथा उनका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का भी सम्मान किया जाएगा। अब यदि हम आगे दूसरे एक्ट की बात करें तो वो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। तो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ दोष रह गए थे, उनको इसमें दूर किया गया और इस एक्ट को पारित किया गया। इस एक्ट से संबंधित विधेयक जो बिल था, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने संसद में प्रस्तुत किया था, इसलिए इसका नाम होता है पिट्स इंडिया एक्ट। तथा 1784 1784 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया। इस एक्ट की जो मेन जो प्रोविजंस थे वो ये है कि देखो कि 6 जो कमिश्नर थे उनका एक कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया और इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाने लगा। इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। इसके 6 सदस्यों में एक ब्रिटेन का अर्थमंत्री जिसे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा 4 अन्य जो क्राउन के प्रीवी काउंसिल के सदस्यों में से चुने जाते थे। भारत के गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर इसमें अब 3 कर दी गई और इन 3 में से एक जो होता था कमांडर इन चीफ होता था। और भी कुछ इसमें बदलाव किए गए, तो वो देखिए कि बंबई तथा मद्रास के गवर्नर कंप्लीटली अब गवर्नर जनरल के कंप्लीट अधिकार क्षेत्र में थे। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम दिया गया जिसे कहा गया ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। और भी इसमें कुछ और बदलाव किए गए कि मद्रास तथा बंबई के गवर्नरों की सहायता के लिए 3 सदस्यीय वहां पर भी काउंसिल बनाई गई। देसी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, जो उसे कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना जरूरी था। भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई थी जो अधिकार सभा या संचालक मंडल के सभी आदेशों को भारत भेजती थी। संचालक मंडल द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र व आज्ञा नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखे जाते थे। संचालक मंडल को भारत के से प्राप्त होने वाले पत्रों को भी नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखना जरूरी था। अब जो कंट्रोल बोर्ड है वो पत्रों में तब्दीली भी कर सकता था। अब जो अधिनियम आता है 1786 में, इसमें है कि मेन चीज़ें इसकी ये होती हैं कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियाँ भी मिल गई। अब 1786 में जो एक्ट पास किया गया, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का भी राइट दे दिया गया। फिर चार्टर एक्ट जो 1793 का आता है, उसमें हम बात करते हैं कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और जो कंट्रोल जो अधिकरण है कि सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। तो 1793 की मुख्य बात बस यही है कि ये तो सभी चार्टर एक्ट की है कि भाई 20 साल के लिए उस अधिकार को बढ़ा दिया गया उनके शासन को, कंपनी के व्यापारिक कमर्शियल राइट्स को। लेकिन इसके साथ ही 1793 के चार्टर एक्ट की मुख्य बात ये है कि अब जो कंट्रोल
बोर्ड है उसके सदस्यों का वेतन जो है अब भारतीय कोष से दिया जाने वाला है। फिर हम चार्टर एक्ट 1830 की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कंपनी के चार्टर की अवधि समाप्त होने वाली थी, तो इंग्लैंड में कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो थे वो एकाधिकार में थे, मोनोपोली थी कंपनी की। अब उसे समाप्त करने की मांग की जाने लगी थी। तो कंपनी के भारतीय साम्राज्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से भी उसके व्यापारिक तथा राजनीतिक दोनों मोर्चों को संभालना मुश्किल हो गया था। इसके साथ ही लेजेस फेयर जिसे कहते हैं हस्तक्षेप के सिद्धांत तथा नेपोलियन द्वारा लागू की गई कॉन्टिनेंटल सिस्टम जिसे कहते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था से अंग्रेजों के लिए यूरोपीय व्यापार में मार्ग लगभग बंद हो गए थे। ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ लेसेस फेयर के सिद्धांत और नेपोलियन द्वारा लागू की गई महाद्वीपीय व्यवस्था से अंग्रेजों के लिए यूरोपीय व्यापार के मार्ग लगभग बंद हो गए थे। फलतः सभी चाहते थे कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। इन परिस्थितियों में 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया, जिसकी कुछ खास विशेषताएं ये थी कि पहली थी कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उसे चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर अभी भी मोनोपोली रहे। दूसरी बात, कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश जो इनका डिविडेंड है वो दिए जाने की व्यवस्था की जाए। कंपनी को और 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, लेकिन स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इस प्रदेश का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसमें यह भी बात जानने वाली है कि भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया था। चौथा बिंदु है इसमें कि सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। जितने भी अंग्रेजी व्यापारी हैं और कंपनी के अलावा वो भारत से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बीओसी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति को अब क्लियरली डिफाइन कर दिया गया और उसको एक्सपेंड कर दिया गया। इसी के साथ ही 1813 का चार्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब जो क्रिश्चियन मिशनरी जो थे उनको अब परमिशन मिल गई थी कि भारत में धर्म प्रचार कर सकें। इसी के साथ ही ब्रिटिश जो ट्रेडर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको भारत आने यहाँ बसने की अनुमति दे दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लाइसेंस लेना जरूरी था। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्चा करने की व्यवस्था की गई थी। तो यदि बात की जाए कि यदि कंपनी ने भारतीयों के एजुकेशन की फील्ड में यदि कुछ इंप्रूवमेंट करने की जो शुरुआत की थी तो आपका चार्टर एक्ट 1813 से की थी, 1 लाख रुपए का जो एक्सपेंडिचर की सेटअप करके। अब इसी के साथ यदि हम अगले 20 साल की बात करें तो 20 साल के बाद में फिर से चार्टर एक्ट 1833 आता है और इसमें चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के अधिकार को भी अब समाप्त कर दिया गया। अब भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, किंतु यह निश्चित किया गया कि भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 में सिर्फ मोनोपोली खत्म की थी, लेकिन चाय और चीन पर रह गई थी मोनोपोली। अब वो मोनोपोली भी खत्म कर दी गई 1833 में, और ये भी कहा गया कि भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब जो ब्रिटिश क्राउन है, जो ब्रिटिश सम्राट है, उसके नाम से किया जाएगा। अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के भारत आने तथा रहने की आज्ञा दे दी गई। पहले 1813 में लेने की जरूरत थी परमिशन बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है, वे भारत में जमीन भी खरीद सकते थे। भारत में सरकार का वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। ध्यान दीजिएगा 1833 के चार्टर में गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल, लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की गई, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अभी तक जो एक्ट थे, जितने भी चार्टर एक्ट आए, उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन और भी जो प्रेसिडेंट्स थी वहाँ पे गवर्नर जनरल बनाए गए और उनके अधिकार उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर रखा गया। लेकिन अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है। इसी के साथ कुछ और प्रोविजन होते हैं कि गवर्नर जनरल को कंपनी के नागरिक तथा फौजी कार्यों के नियंत्रण, व्यवस्था एवं निर्देशन का अधिकार दे दिया गया। बंगाल के साथ मद्रास, मुंबई तथा अन्य जो आपके अधिकृत प्रदेश थे उनको भी गवर्नर जनरल के कंट्रोल में रखा गया। सभी जो कर हैं गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जाने थे और उससे ही इसके व्यय का अधिकार दिया गया था। सह परिषद जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अब मतलब उन्हें पहले भी अधिकार नहीं था, लेकिन लागू करने का अधिकार इनको नहीं था, और मद्रास और मुंबई की कानून बनाने की शक्तियाँ उनकी समाप्त कर दी गई। अब भारत के लिए पूरा कानून सिर्फ ये गवर्नर जनरल ही बनाएगा भारत का। इसी के साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में 1/4 सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। 1/4 सदस्य बढ़ाए गए जो क्या करेंगे, कानून बनाने में स्पेशलिस्ट होते होंगे, और 1833 में मैकाले पहला विधि विशेषज्ञ बना था।
अब जो इंडियन जो कानून थे उनको संचालित संहिताबद्ध कॉडिफाई करने और उन्हें इम्प्रूव करने की भावना से एक विधि आयोग की जो लॉ कमीशन है उसकी भी एस्टेब्लिशमेंट की गई। इस एक्ट द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिससे वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। तो यदि बात की जाए राइट टू इक्वलिटी की, यदि स्टार्टिंग की बात की जाए तो इसकी प्रोविजन हम देख सकते हैं कि ये आया आपका चार्टर एक्ट 1833 से। लेकिन ये जो प्रोविजन था ये वास्तव में कागजों में ही सिमट कर रह गया और ये जो डिफ्रेंशिएशन था, डिप्रीवेशन था, ये लागू चालू रहा। इसी के साथ ही 1833 की चार्टर की बात है कि भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जो स्लेवरी थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। और 1833 के चार्टर का ही परिणाम था कि 1843 में 1843 में 10 साल बाद दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो ये अब ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि विधि विशेषज्ञ था, ये जो विधि विशेषज्ञ की काउंसिल बनाई गई, एक चौथाई सदस्य बढ़ाया गया गवर्नर जनरल काउंसिल में। मैकाले पहला इसका लॉ स्पेशलिस्ट बना था। कॉडिफाई किया गया भारतीय कानूनों को। इसी के साथ ही कंपनी ने कहा कि भी जो कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को धर्म, वंश, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कंपनी के पद से जो योग्य है उसे वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन ये नहीं चल पाया, लेकिन दास प्रथा जो थी उसे जरूर 1843 में समाप्त कर दिया गया। अब यदि हम बात करें चार्टर एक्ट 1853 की, तो चार्टर एक्ट 1853 की जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमें देखिए कि कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद ने चाहे तब तक के लिए अपने अधिकार रखने की अनुमति दे दी गई। इसे कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद ने चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई कि मतलब जब तक संसद कहेगी तब तक आप कंपनी जो इंडियन रीजन्स जो हैं, इंडियन जो स्टेट हैं उनको अपने अंडर में रख सकती है। अब डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और उनमें से 6 सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। अब जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनका जो संरक्षण था वो यहाँ पे एंड कर दिया गया इस चार्टर एक्ट में। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। पहले वो एडिशनल सदस्य थे, लेकिन अब जो विधि सदस्य जो बनाए गए, जो एक चौथाई जोड़े गए थे, उनको यहाँ पे पूर्ण सदस्य बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति भी की गई जो इनकी हेल्प करेंगे। परंतु कार्यकारी परिषद को विधान परिषद के विधेयक को वीटो करने का अधिकार था। ध्यान रखिए, कार्यकारी परिषद जो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है कि जो बिल हैं उनको वीटो करने का अधिकार था। मतलब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और जो वह लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो बिल हैं उनको वीटो करने का अधिकार है, उन्हें मना भी कर सकती है। और बंगाल के लिए अब सेपरेटली लेफ्टिनेंट गवर्नर की एलजी की नियुक्ति की गई। तो आप देखते हैं कि यहाँ जो यूटीज में जो एलजी लगाए जाते हैं, जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर के नीचे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो चार्टर एक्ट 1853 से शुरुआत की गई। तो आप देखते जाइए धीरे धीरे ये चीज़ें कैसे कैसे इवॉल्व होती हैं। दास प्रथा का उन्मूलन चार्टर एक्ट 1833 से हुआ। इसके साथ में राइट टू जो इक्वलिटी की बात भी यदि की गई थी तो 1833 में की गई थी। इसी के साथ यदि यहाँ पे आप बात करें एलजी की पोस्ट के लिए यदि सेपरेटली बंगाल के लिए बनाया गया तो चार्टर एक्ट 1853 में किया गया। अब जो भारत के जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो शासन था, उसको और अच्छा बनाने के लिए 1858 का एक एक्ट लाया गया, एक अधिनियम लाया गया। तो उसको हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1853 के जस्ट 5 साल बाद में, क्योंकि 1857 की जो रिवॉल्यूशन हुई थी, क्रांति हुई थी, तो उसके बाद में ये एक नया एक्ट लाया गया। इसमें 1857 के विद्रोह ने कंपनी की जटिल परिस्थितियों में प्रशासन की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया था। इसके पश्चात कंपनी से प्रशासन का दायित्व वापस लेने, भाई आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, तथा क्राउन द्वारा भारत का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से संभालने की मांग और तेज हो गई। इसलिए यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। अब कंपनी को अधिकार नहीं है यहाँ के प्रशासन संभालने का। अभी जो शासन है या प्रशासन है ये क्राउन द्वारा डायरेक्टली लागू किया जाएगा, संभाला जाएगा। अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत राज्य सचिव जिसे बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसे चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल जिसे बोलेंगे इंडिया काउंसिल, और इसी के साथ आएंगे इंडिया काउंसिल एक्ट, जिसे बोलेंगे हम काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो वो अभी आएंगे तो उसको देखते हैं। 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल बनाई गई और जो जिसे क्राउन के अंदर, क्राउन के अंतर्गत, क्राउन के अंडर जो जिसे काम करना था, जिसे शासन चलाना था भारत में, वो था आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कदमों पर भारत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सीधा बोलेंगे कि
परमिशन बहुत ज़रूरी थी, जबकि भारत परिषद जैसे काउंसिल ऑफ इंडिया है केवल सलाहकारी प्रकृति की थी। तो ध्यान आप रखिए आप कि जो काउंसिल ऑफ इंडिया है वो केवल सलाहकारी प्रकृति की थी, लेकिन संबंधित जितने भी कानून और कदम पर जो कानून या कोई स्टेप लेने हैं उस पर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की परमिशन लेना जरूरी था। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा प्रारंभ की गई द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। मतलब जो दो अलग अलग लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वाले काम थे वो अब यहाँ पे कंप्लीटली खत्म कर दिए गए। तो पिट्स इंडिया एक्ट आपको पता है कब का है, 1784 का। तो उसको जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। अब डायरेक्टरों की सभा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था समाप्त कर दिए गए तथा उनकी समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को दे दिए गए। तो जो सीओडी था और बीओसी था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दोनों के अधिकार समाप्त कर दिए और भारत सचिव जो सचिव है आपका सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है वो अभी सभी राइट अपने अंदर रखेगा। अब भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 7 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार, टोटल आपको बताया था मैंने अभी, सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट फॉर इंडिया है उसकी हेल्प करेगी इंडिया काउंसिल, तो उसके 15 मेंबर हैं, उसमें से 7 की नियुक्ति क्राउन करेगा, शेष की चयन होगा अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को दे दिया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है या फिर जो डायरेक्टर हैं वो अब जो बाकी 8 सदस्य जो बचे उनका चयन करेंगे। अब ऑल इंडिया सर्विसेज तथा अर्थव्यवस्था से संबंध मसलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने को बाध्य था कि यदि यदि ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की जाएगी या फिर इकोनॉमी से संबंधित कोई यदि मैटर है तो उसमें, हालांकि एडवाइजरी थी, ये काउंसिल ऑफ जो इंडिया काउंसिल थी एडवाइजरी थी, लेकिन इसमें जो काउंसिल ऑफ इंडिया है इसकी बात मानना जरूरी था। भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया कि अब जो पहले गवर्नर जनरल फ्री था एक्ट बनाने के लिए, बिल पास करने के लिए, उसे लागू करने के लिए, लेकिन अभी उसे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की परमिशन लेना जरूरी हो गया था 1858 के एक्ट के बाद में। अब गवर्नर जनरल भारत में ताज की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करने लगा और उसे अब क्या कहा गया, पहले जो गवर्नर जनरल था उसे कहा गया वायसराय की उपाधि दी गई। अभी जो प्रिजर्वेशन था, जो संरक्षण था, वो ताज और काउंसिल राज्य जो थी आपकी सचिव और भारतीय अधिकारों में बट गया। इसी के साथ में आपकी जो अनुबद्ध सिविल सेवा में नियुक्तियां थी जो अभी खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी, जो आपकी कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज थी वो आपको अब पब्लिक में कंपटीशन के थ्रू कंप्लीट करके आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय जिसे कॉरपोरेट बॉडी घोषित किया गया जिस पर इंग्लैंड एवं भारत में दावा किया जा सकता था अथवा जो दावा दायर कर सकता था। 1861 से आगे की संवैधानिक विकास हेतु स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित अध्यायों को हम पीछे पढ़ चुके हैं और भी आगे देख सकते हैं 1861 के बाद में क्या क्या प्रोविजन हुए। अब कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहला है कि भारत में सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ। अब आप यदि यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जानी है, तो हमें जो सिविल सेवाएं उनकी स्थापना कैसे हुई ये भी यहाँ पे देखना है। तो हम सबसे अभी स्टार्टिंग में देखेंगे कि भारत में सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ, फिर देखेंगे चार्टर एक्ट 1853 में सिविल सेवा संबंधित कुछ प्रावधान थे तो क्या थे, इसी के साथ जो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 क्या था, इसी के साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मांग थी, डिमांड थी, वो क्या थी, इसके बाद में लोक सेवाओं पर एचिसन कमेटी जो 1886 में एस्टेब्लिश हुई थी वो क्या थी, इसके बाद में मांटफोर्ड जो रिफॉर्म्स थे 1919 के, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जिसे हम बोलेंगे बाद में, उसमें सिविल सेवा के बारे में क्या बताया गया, फिर 1924 में जो ली कमीशन था उसके बारे में क्या बताया गया। भारत सरकार अधिनियम 1735 के अंतर्गत सिविल सेवा के बारे में क्या बात की गई, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सिविल सेवाओं का मूल्यांकन कैसे किया जाता था। इसके बाद में हम आएंगे पुलिस सेवाओं पर कि आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात कैसे हुआ। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश शासनाधीन सेना में परिवर्तन एवं पुनर्गठन कैसे हुआ, और इसके बाद बात करेंगे हम ब्रिटिश शासन में न्यायपालिका जो है उसका विकास कैसे हुआ, और वॉरेन हेस्टिंग्स के अधिकार सुधार अधिक सुधार अधीन वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन सुधार जो 1772 से 1785 में गवर्नर जनरल रहा, यहाँ का जनरल रहा पहले बंगाल का, फिर उसके बाद में 1785 में उसका यहाँ पे पोस्टिंग समाप्त हो जाती है, वापस चला जाता है। फिर कॉर्नवालिस के अधीन जो सुधार हुए, रिफॉर्म्स हुए 1786 से 1793 में, जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे विलियम बेंटिक जो 1828 से 1833 तक यहाँ रहता है। इसके साथ में हम देखेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायपालिका के पहलू क्या क्या रहे, फिर 1857 के पश्चात प्रशासनिक संरचना में मेन चेंजेस क्या रहे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल
और आपका प्रांतीय एवं स्थानीय जो लोकल आपका या फिर प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल पे है वो कैसे कैसे चलता है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं वो कैसे काम करती हैं यहाँ पे। इसके साथ में विकेंद्रीकरण के लिए जो राज्य की आयोग स्थापना की गई 1908 में, उसका कार्यकाल कैसे था, उसका कार्यक्रम कैसे एस्टेब्लिश किया गया, उसके प्रोविजंस क्या थे, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ में हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। सबसे लास्ट में अपना टॉपिक रहने वाला है प्रशासन, केंद्रीय एवं प्रशासन, जो कि केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय निकायों के रूप में किया गया। फिर इसके बाद में हम अगला चैप्टर जो 27 है वो स्टार्ट करेंगे, भारत में ब्रिटिश नीतियों का सर्वेक्षण। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो आपका लोक सेवाओं का उद्गम, आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था, ब्रिटिश शासनाधीन सेना में परिवर्तन क्या क्या थे, तीन चीज़ें ये डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जुडिशरी में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, तो ये भी हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारा जो पॉलिटी है उसमें इंपॉर्टेंट योगदान देने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे 1857 के पश्चात एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चेंजेज हुए, और फिर आपके प्रशासन की बात की जाएगी। तो अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, और मोस्टली आपको ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस इनको एक बार, दो बार, तीन बार सुन सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग टू दिस बुक। जय हिंद।